हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन बेस्ट फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की एक नई क्लास लेकर आए हैं। पिछली क्लासेस में हमने यानी सॉल्यूशन के टाइप्स और सॉल्यूशन के भौतिक गुण आदि देखे थे, और आज हम केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है। तो इससे पहले जो भी छात्र छात्राएँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे हम बेसिकली चीज़ों को क्लियर करेंगे और इस बात की गारंटी है आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो क्लासेस को ज्वाइन करें और 1 बाय 1 इस चैनल पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री की भी। तो आज जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था सॉल्यूशन विलयन, तो आइए उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है विलेयता। हमने पिछली वीडियो में सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम विलेयता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विलेयता क्या होती है, सिंपली बताएं। विलेयता इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा सिंपली दैनिक भाषा में हम आपको समझाएं। इस चैनल पर जो चीज़ें समझाई जाएंगी वो प्रैक्टिकली समझाई जाएंगी, यानी आपको कोई भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी। ठीक है ना। तो विलेयता क्या होती है हम समझें। मान लीजिए हमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच चीनी घोली, ठीक है, फिर हमने 1 चम्मच और घोल दी। तो 2 चम्मच चीनी घोलने के बाद हमारा जो पानी था वो विलयन बन गया, यानी शरबत बन गया। तो अब हम घोलते रहे, तो एक निश्चित मात्रा थी चीनी, फिर उसके बाद चीनी घुलना बंद हो गई। ठीक है, चीनी घुलना बंद हो गई, यानी चीनी जो विलयन था वो संतृप्त हो गया, यानी इससे ज़्यादा उसमें हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो चीनी की जो मात्रा उसे संतृप्त करने के लिए आवश्यक थी, जल को मीठा करने के लिए आवश्यक थी, उस मात्रा को ही हम विलेयता कहते हैं। रियलिटी ये है। तो हम कह सकते हैं निश्चित ताप निश्चित रहने देंगे, ताप को परिवर्तित नहीं करेंगे। तो निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक, अब विलायक जैसे जल, दूध, कुछ भी हो सकता है, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, किसी भी पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक, अब ग्राम का मतलब आप समझ रहे होंगे, द्रव्यमान में लिया है हमने विलायक को, 100 ग्राम विलायक, या 100 ml भी ले सकते हैं। ठीक है, 100 ग्राम विलायक, या कह सकते हैं 1 लीटर भी ले सकते हैं, लेकिन 100 बेस्ट रहेगा, इसलिए हमने 100 ग्राम कह दिया। ठीक है, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। जो मात्रा संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है उसको हम विलेयता कहते हैं, यानी कहते हैं।
मान लीजिए हमने 1 गिलास दूध लिया, 100 ग्राम समझ ली, 100 ग्राम दूध लिया, ठीक है, या 100 ml ले सकते हैं, ठीक है। 100 ml दूध लिया, हमने उसमें 3 चम्मच चीनी घोल दी, और चौथी चम्मच जब चीनी घोली उसमें ताप तो निश्चित रहने दिया। चौथी चम्मच जब चीनी घोली तो चीनी नहीं मिली, तो 3 चम्मच चीनी से हमारा दूध मीठा हो गया। तो 3 चम्मच जो चीनी है वो उस पदार्थ की मात्रा है जिससे वह दूध संतृप्त हो गया, यानी मीठा हो गया। तो वही मात्रा हमारी विलेयता कहलाती है, यानी 3 चम्मच चीनी विलेयता हो सकती है उसकी दूध की, ठीक है। अब विलेयता समझ गए। और निश्चित ताप का मतलब यहाँ हम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ले सकते हैं, टेम्परेचर। तो विलेयता हो गई। अब आती है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विलेयता का मतलब जो है घोलना किसी चीज़ को। विलेयता का मतलब ही क्या, विलीन होना किसी चीज़ में, कितनी मात्रा में चीज़ घुल रही है। विलेयता का मतलब ये है, ज़्यादा से ज़्यादा घुल रही है तो उसकी विलेयता ज़्यादा है, कम घुल रही तो उसकी विलेयता कम है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जो कारक होंगे वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। विलेयता को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो नंबर 1 ताप, ब्लैक से लिखते हैं। नंबर 1 होता है हमारा टेम्परेचर, यानी तापमान, ताप। अब देखिए, अगर हम क्या करें, चाय बनानी है हमें, चाय में हमने 3 चम्मच चीनी डाल दी। जब चाय ठंडी है, यानी पानी दिया, उसमें पत्ती डाली, अदरक डाला, सब कुछ डाल दिया और चीनी डाल दी, तो क्या हुआ, हमने चीनी डाली उसमें 5 चम्मच, ठीक है, 5 चम्मच चीनी डाली। अब घुमाते रहे तो चीनी उसमें से थोड़ी घुल गई, यानी 4 चम्मच के अप्रॉक्स घुल गई, 1 चम्मच रह गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसको गैस पर रखकर गर्म किया, यानी उसका ताप बढ़ा दिया, ऊष्मा अवशोषित हो गई। यानी जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, तो उसकी विलेयता बढ़ गई, यानी चीनी पूरी घुल जाएगी। आप देखते हैं प्रैक्टिकली चीनी टोटल घुल जाती है, यानी ताप बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है। तो लिखेंगे ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है। लेकिन ये कथन हमारा ठोस और द्रव्यों के लिए है, गैसों के लिए ये हमारा सिस्टम लागू नहीं होता। हमेशा याद रखिए, किसी भी गैस का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता घटती है, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है, द्रव्यों की विलेयता बढ़ती है, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है, ठीक है, विलेयता घटती है। चीज़ें समझ में आई होंगी, हम आशा करते हैं। दूसरा आता है हमारा टॉपिक, दूसरा टॉपिक आता है हमारा ताप हो गया, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक प्रकृति। तो विलेय और विलायक की प्रकृति से विलेयता पर क्या असर पड़ता है। देखो, आप इस चीज़ को इस तरीका समझें, हम दूध लें और पानी लें, दूध और पानी कितना भी ले लें हम घुल जाएगा, आपस में एकदम मिक्स हो जाएगा, आप पहचान नहीं सकते कि इसमें दूध
पानी कितनी मात्रा में है। तो विलेय यानी विलेय हमने दूध मान लिया, मान लीजिए, तो वो भी द्रव है, और विलायक जल पानी वो भी द्रव है, तो दोनों सेम है, तो विलेयता बढ़ गई। अब मान लीजिए हम क्या करें, एक की स्टेट बदल दें। क्या करें, एक की स्टेट बदल दें। कैसे, एक गिलास पानी लें और उसमें फिटकरी, ठोस फिटकरी को घोलें, तो फिटकरी नहीं घुलेगी क्योंकि विलेय ठोस हो गया, विलायक क्या हो गया, द्रव हो गया। वो बात अलग है, हम टेम्परेचर बदल के चीज़ों को कर लें कूट पीस कर, लेकिन उसी प्रकार तो इनका जो नियम है विलेय और विलायक की प्रकृति का, वो ये है कि जो ध्रुवीय, आपको शायद याद होगा फर्स्ट ईयर में आप पढ़ कर आए हों, ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ। ध्रुवीय पदार्थ और अध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्रुवीय पदार्थ हमेशा याद रखिए। मैं आपको सिंपली एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कभी भी किसी भी को, मतलब किसी भी यौगिक को देखकर बता सकते हैं कि वो ध्रुवीय और ध्रुवीय, हमेशा याद रखिए। देखिए एग्जाम्पल, हमने मान लिया यहाँ लिख दिया H2O, यहाँ लिख दिया HCl, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने I2, यहाँ लिख दिया हमने H2, ठीक है। तो देखो इन सभी में सहसंयोजक बंध है, ओके, सहसंयोजक बंध है चारों में। क्यों है, हमेशा याद रखिए दो अधातुओं के मध्य जो बॉन्ड बनते हैं, देखो हाइड्रोजन भी धातु है, ऑक्सीजन भी धातु है, तो दो धातुओं के मध्य हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो सहसंयोजक बंध होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिए दो विपरीत अधातुओं के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा बॉन्ड बनता है, तो उस प्रकार के यौगिक को हम ध्रुवीय यौगिक कहेंगे, ठीक है, यानी इसका द्विध्रुव आगमन होगा, ओके। इसी प्रकार HCl, देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग हैं, तो ये भी ध्रुवीय है। अब I2 कैसे बनेगा, I और I, यानी एक ही तत्व से मिलकर बना है I से, तो ये हमारा अध्रुवीय होगा। और इसी प्रकार H2 भी अध्रुवीय होगा। तो हमारे कहने का निष्कर्ष ये है कि जो ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें ध्रुवीय विलेय ही घुलता है, यानी ध्रुवीय पदार्थी विलेय होता है, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय ही घुलता है, ठीक है। तो हमेशा लिखेंगे हम, हमेशा ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय पदार्थ ही घुलता है, परंतु अध्रुवीय नहीं घुलता, ठीक है। यानी ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय में, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय में घुलते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये ध्रुवीय और ध्रुवीय पदार्थ भी विलेयता को प्रभावित कर सकते हैं। यानी हम एग्जाम्पल लिख देंगे, H2O को हम किसमें, HCl, या कह सकते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया CH3 C2, रुक जाओ एक मिनट, तो C2H5OH, तो ये हमारा एल्कोहल हो गया शराब, और ये हो गया जल, ये भी ध्रुवीय ये भी ध्रुवीय, तो इसकी विलेयता ज़्यादा होगी। परंतु अगर हम H2O को आयोडीन यानी I2 में घोलें तो विलेयता हमारी कम होगी, यानी घुलेगा ही नहीं, बहुत ना के बराबर। तो विलेय और विलायक की प्रकृति भी इसको डिसाइड कर सकती है विलेयता को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विलेय और विलायक के कणों का साइज, यानी कणों का आकार किस प्रकार का, देखो नंबर 3 है ना, ठीक है। विलेय और विलायक
के कणों का आकार, ठीक है, विलेयता को प्रभावित करेंगे। देखो हमने अभी बताया, देखो अगर विलेय यानी चीनी है, ठीक है, हमने चीनी ली या चीनी ली, उसको हम जल में घोलें तो चीनी या फिटकरी समझ ली, फिटकरी ली, ठीक है भाई, फिटकरी को हमने जल में घोला। अब फिटकरी क्या है, विलेय और जल हमारा विलायक है, ठीक है। क्या किया, फिटकरी अगर बड़ी होगी तो वो घुलेगी नहीं, क्योंकि उसकी कणों का, विलेय का आकार यानी जो कण है उसका साइज बड़ा है। अगर हम फिटकरी को पीस लें, छोटे छोटे पीसों में कर लें, छोटे छोटे कणों में डिवाइड करते हैं, पीस लें तो जल्दी घुल जाती है। यानी छोटे कणों के जो विलेय और विलायक होते हैं वो जल्दी घुलते हैं, यानी छोटे कणों के विलेय और विलायक विलेयता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। छोटे कणों के विलेय, विलेयता का मतलब ही घुलना है, कितनी मात्रा में चीज घुल रही है। विलेय, छोटे कणों के विलेय और विलायक से विलेयता बढ़ती है, ठीक है। ओके, हमने एग्जाम्पल बता दिए फिटकरी और जल का। जो जो हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल, वो आप कॉपी पर लिख लें, जिससे आपको चीज़ें भूलने, मतलब याद करने में आसानी हो, आप कोई भी चीज़ रटें ना, समझें चीज़ों को। ओके, अब चौथा पॉइंट आता है हमारा समायन प्रभाव। समायन प्रभाव, ठीक है। समायन प्रभाव क्या होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, किसी विलयन में एक से ज़्यादा समान आयन उपस्थित हो, उसको, उस विलयन को समायन विलयन कहेंगे, और उसमें जो समान आयन का जो प्रभाव होगा उसको हम समायन प्रभाव कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, समायन प्रभाव मतलब समायन विलयन कौन से होते हैं। देखो मान लीजिए, ठीक है, अब ये एक विलयन है, इसमें दो चीज़ें हैं, नंबर 1 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, एक चीज़ NH4 अमोनियम आयोडाइड, क्लोरीन, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, याद रखना है आपको। तो देखो अगर हम इसको डिवाइड करें यानी इसका अपघटन करें तो हमें क्या मिलेगा, तोड़ें इसको हम आयनों में, अभी तो ये यौगिक है तो हमें मिलेगा NH प्लस क्लोरीन आयन, ठीक है। और इसको तोड़ें NH3 प्लस आयरन आयन। तो देखो इनमें ये आयन सेम है दोनों, तो ये विलयन इन दोनों से मिलकर बना है, तो इस प्रकार के विलयन को हम समायन कहेंगे। ये केवल एग्जाम्पल हमने समझाने के लिए इसको इस तरीका से लिख दिया है, वैसे आप चीज़ें देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये इस प्रकार के विलयन को हम समायन विलयन कहेंगे, और जो इनका जो प्रभाव होता है उसको हम समायन प्रभाव कहेंगे। तो हमेशा याद रखिए, समायन प्रभाव के द्वारा किसी भी पदार्थ की विलेयता क्या होती है, समायन प्रभाव के द्वारा विलेयता बढ़ती है, ठीक है। कुछ केसेस में घट भी जाती है, जब प्रबल वैद्युत अपघट्य हूँ या दुर्बल वैद्युत अपघट्य हूँ, ठीक है। तो ये सबके लिए ये सत्य नहीं है कथन, दुर्बल और प्रबल के लिए अलग अलग कथन है ये, ठीक है। तो अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा लगी, यानी आशा होती है कि आपको क्लासेस अच्छी लगती होंगी, तो क्लासेस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, तो चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो
तो क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।